हेलो गाइस, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। नीट का मेगा टेस्ट अगस्त का। ओके चलो 11th का हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है 46। क्या बोला है? अरेंज अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड ऑर्डर। ओके, बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? अरेंज करना है। तो देखो, हम लोगों के पास एक शॉर्टकट थी कि जिसमें अगर 14 इलेक्ट्रॉन गिवन हो तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कितना लेते हैं? 3 लेते हैं। क्लियर है? फिर 15 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके बाद डिक्रीज होता जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर 13 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा 2.5। चलो हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको गिवन है एनओ। ओके, एनओ में होता है टोटल 15 इलेक्ट्रॉन और उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 2.5। चलो एक तो क्लियर है। सेकंड हम लोग देखें तो होगा C2। C2 में कितने होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन? तो 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, 12 के लिए कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि हमको पता है 12 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग कितना लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर? 2। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हम लोग लेते हैं जो कि आपका ऑप्शन O2 प्लस है। ओके, और O2 प्लस सॉरी O2 माइनस है ऑप्शन में। O2 माइनस तो O2 माइनस के लिए होगा आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना है? टोटल 1.5। क्लियर? और एक ऑप्शन बचा है आपके पास He प्लस He2 प्लस और उसमें होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन और उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 0.5। तो देखो, आपको बोला था अरेंज करना है बॉन्ड ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? NO का। तो NO सबसे ज़्यादा, फिर आएगा C2। ओके, देन आएगा आपका O2 माइनस और देन आएगा आपका He2 और ऊपर प्लस। क्लियर? तो ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई रहा है? चेक कर लो। तो देखो आपका जो कि देखो यहाँ पे He का हाईएस्ट है, मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे O2 माइनस का हाईएस्ट है, ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा NO में है। यहाँ पे C2 में हाईएस्ट है, नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन डी है जिसमें NO का ज़्यादा है। ओके, डी आंसर होगा आपका। चलो 47 देखते हैं। विच आर हैज़ हाईएस्ट ONO बॉन्ड एंगल, मतलब किसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है? ओके, तो NO3 माइनस की बात करें तो उसमें होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन और उसका होगा 120 डिग्री। NO2 माइनस की बात करें तो उसमें sp2 होता है लेकिन उसका 120 से थोड़ा कम होगा NO2 माइनस का। NO2 है तो उसमें होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और उसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो नियरली 120 तक होता है। बट NO प्लस जो कि होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, उसका हम लोग लेते हैं 180 डिग्री। क्लियर है? तो 47 में आपका ऑप्शन आएगा आंसर जो कि है डी, NO2 प्लस। अच्छा, समझ रहे हो? ओके, इसके बाद है आपका 48। विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा उसमें? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। क्लियर है? तो देखो आपको वही तो चेक करना है। अच्छा, हम लोग देखें तो सबसे पहले O2 है, फिर O3 है और O2 माइनस 2 है। चलो क्लियर, कौन सा है? O2 है, O3 है, O2 माइनस 2 है। O2 माइनस 2 की बात करें तो उसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 1 होगा। ओके, O3 की बात करें तो 1.5 होता है, फ्रैक्शनल होता है। क्लियर है? और O2 की बात करें तो उसका होता है 2। क्लियर है? तो देखो, बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। समझ रहे हो? फिर ये 1 है तो उसका सबसे कम होगा और ये 2 है। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या बनेगा? सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, तो मतलब O2 कम होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? O3 आएगा एंड देन O2 माइनस 2 आएगा। समझ रहे हो? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। सॉरी, उसका बॉन्ड ऑर्डर जो कि कम है, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी, O2 माइनस 2 है। तो ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई रहा है जिसमें O2 माइनस 2 ज़्यादा हो? तो इसमें नहीं है। यहाँ पे O2 ज़्यादा है, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे O3 ज़्यादा, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे O2 ज़्यादा है, तो एकमात्र ऑप्शन आपका बनेगा A। समझ रहे हो? ओके, तो 48 में आपका आंसर आएगा A। क्लियर है? चलो 49 देखिए, शेप ऑफ XCF4। XCF4 का शेप कैसे होगा? तो देखो, XCF4 है तो XCF4 में टोटल जो आपके EP है वो आपके 6 है और आपके जो बॉन्ड पेयर है वो 4 है और लोन पेयर कितने हैं? 2 है। समझ रहे हो कैसे? देखो 49 का यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, XCF4
आपको दिख ही रहा है, एक्स ही है, एक एफ और एफ इधर है, एक लोन पेयर ऊपर है और एक लोन पेयर नीचे है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, वी ऑल नो, ये आपसे दिखाई दे रहा है। ओके, स्क्वायर प्लेनर बनेगा। तो एकमात्र ऑप्शन आपका डी है, स्क्वायर प्लेनर। बाकी लीनियर भी नहीं होगा, ओके, पिरामिडल नहीं होगा, टेट्राहेड्रल भी नहीं होगा। डी आपका आंसर है। क्लियर है? चलो 50 की बात करें, विच इज द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ N2। तो देखो, एक सिंगल बॉन्ड तो कभी होता ही नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड होता है लेकिन इसके बाद कोई लॉन पेयर नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। डबल बॉन्ड वाला कभी होता ही नहीं है लुईस स्ट्रक्चर। एकमात्र ऑप्शन ए है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों साइड क्या है, दो लॉन पेयर है। समझ रहे हो? तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो 51 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर। ओके, तो देखो सबसे ज्यादा पोलर कौन सा होता है, वो H2 होता है। खैर NCl3, NH3 और HCF2 भी क्या है, पोलर है, बट सबसे ज्यादा कौन है, H2 है। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से ज्यादा है। मतलब अगर हम उसका ऑर्डर की बात करें ना, तो H2O, फिर आपका आएगा NH3 और फिर आपका आएगा NCl3। ऐसे होता है पोलैरिटी में। समझ रहे हो? तो नेक्स्ट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी आएगा, H2O, जो कि मोर पोलर है। समझ रहे हो? ओके, 52 की बात करें, शेप ऑफ PCl3। ओके, PCl3 का शेप कैसा होगा, तो देखो PCl3 हम लोग बनाते भी है, ट्रायगोनल पिरामिडल होता है। टेट्राहेड्रल वो नहीं होता क्योंकि 4 बॉन्ड तो वैसे ही है नहीं। लीनियर भी नहीं होगा क्योंकि 3 है, और स्क्वायर पैनल 4 के लिए होता है, तो ये हो गया नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन ए होगा, ट्रायगोनल पिरामिडल। क्लियर है? फर्दर बोल रहा हूँ, PCl3 है इसलिए टेट्राहेड्रल होगा नहीं क्योंकि इसके लिए 4 बॉन्ड चाहिए। लीनियर के लिए 2 चाहिए लेकिन 3 है। स्क्वायर पैनल के लिए 4 चाहिए लेकिन 3 है, इसमें 2 चाहिए और इसमें 4 चाहिए। 3 वाले के लिए एकमात्र ऑप्शन ए है, ट्रायगोनल पिरामिडल। समझ रहे हो? ध्यान रखना। फिर बोला है मैक्सिमम लॉन पेयर इन 53 वाला, मैक्सिमम लॉन पेयर इन 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके, एक मोलिक्यूल है वाटर का जिसमें मैक्सिमम लॉन पेयर कितने होंगे। ओके, हम लोगों ने H2O का देखा हुआ है। H2O का कैसा होता है, ये H, एक लॉन पेयर इसके ऊपर होगा। ओके, एक यहाँ पर थोड़ा रिस्टार्टिंग वाला है। ओके, देख लेते वापस आ जाए। ओके, चलो हम लोग वापस थोड़ा देख लेते हैं नीचे जाके। चलो क्लियर। H2O की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका H2O। चलो साइड में दिखा देता हूँ थोड़ा रफ करके। ओके, देखो मैं बात कर रहा हूँ 53 नंबर के क्वेश्चन की। क्लियर है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और उसके पास एक लॉन पेयर इधर है और एक लॉन पेयर इधर है। ओके, कौन सा है, 53 नंबर का। तो 2 तो लॉन पेयर है, तो आपको बस वही बोला था कि मैक्सिमम लॉन पेयर इन 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O ऑलवेज 2। ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। समझ रहे हो? ओके, तो 53 में मैक्सिमम लॉन पेयर 2 होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल में, ध्यान रखना। 54 की बात करें, विच वन इज नॉट टेट्राहेड्रल। अच्छा, टेट्राहेड्रल चेक करने के लिए आप लोग क्या चेक करोगे, तो देखो क्या बोला है कि कौन सा टेट्राहेड्रल नहीं है। तो BF4 है जो कि टेट्राहेड्रल है। ओके, ध्यान रखना, मैं ये निकाल देता हूँ। BF4 जो कि टेट्राहेड्रल है, NH4 प्लस ये भी टेट्राहेड्रल है क्योंकि इसकी ज्योमेट्री देखोगे तो नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन है और एक प्लस है। CO32 माइनस, ये आपका टेट्राहेड्रल नहीं होगा, एकमात्र ऑप्शन CO32 माइनस है। SO4 माइनस है, वो भी क्या है, टेट्राहेड्रल है। ओके, जब आप उसका शेप ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। BF4 है तो जो भी बोरॉन है उसके एक ऊपर F, F, F और F है, तो ये आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्लियर है? NH4 प्लस है तो वो भी आपका टेट्राहेड्रल होगा क्योंकि 4 वाले सारे टेट्राहेड्रल होंगे। कौन सा नहीं है, CO32 माइनस, मतलब C आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हो? मतलब BF4 जो कि टेट्राहेड्रल है लेकिन कौन सा पूछा है, नहीं है, तो ये भी और ये भी, बस ये एक नहीं है। क्लियर है? तो आपका सी आपका आंसर आएगा। 55 में देखो, विच वन इज डायामैग्नेटिक। अच्छा, डायामैग्नेटिक चेक करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि जिसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा।
समझ रहे हो? तो H2 माइनस है तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन वाला कैसा होगा? पैरा होगा। समझ रहे हो? H2 प्लस में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वाला ऑलवेज पैरा होगा। समझ रहे हो? He2 प्लस की बात करें तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी क्या होगा? पैरा होगा। एकमात्र ऑप्शन आपका आएगा सी, जो कि करेक्ट होगा क्योंकि उसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और वो है डायमैग्नेटिक। समझ रहे हो? तो आपका ऑप्शन बनेगा सी, करेक्ट आंसर। ओके, चलो 56 की बात करें। व्हेन द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्मेड, जब भी कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेड होगा तो क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन रिपल्सन इंक्रीजेस, नहीं, ऐसा कोई होता नहीं है कुछ। एनर्जी इंक्रीज होगी, नहीं, एनर्जी कभी इंक्रीज नहीं होती। एनर्जी ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज, नहीं, चेंज तो होती है, लेकिन क्या होता है? एनर्जी डिक्रीज होता है। ध्यान रखना, कोई भी केमिकल बॉन्ड बनेगा तब एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्लियर है? ध्यान रखना। चलो 57 एसर्शन आपको गिवन है, H2 मोलिक्यूल इज मोर पोलर देन He2, जो कि H2 है, मोलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन He2। ओके, तो H2 मोलिक्यूल है वो He2 से ज़्यादा स्टेबल है, हम लोग समझते हैं, हाँ स्टेबल है। क्लियर है? तो आपका एसर्शन राइट है। उसका रीज़न देख लेते हैं। ओके, रीज़न में क्या है? तो कि बोला है नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ He2 मेक इट अनस्टेबल। करेक्ट है, क्योंकि He2 में क्या होगा? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, वो क्या करेगा? उसको अनस्टेबल बनाता है। तो देखो, एक तो H2 क्या है? स्टेबल है एज कंपेयर टू He2, और क्यों है? क्योंकि उसमें नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। मतलब आपका आंसर है वो सी बनेगा। एसर्शन इज करेक्ट। ओके, सॉरी, यहाँ पर He2 में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, He2 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर थोड़ा देख लें तो He2 का ऐसा होता है। ओके, He2 में टोटल कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? और He2 में कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता, सारे के सारे बॉन्डिंग ही होते हैं। सॉरी, यहाँ पर He2 में क्या होता है? सारे के सारे क्या होते हैं? बॉन्डिंग होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक पेयर। क्लियर है? क्योंकि He2 में कोई नॉन पेयर नहीं होता, ध्यान रखना। He2 में नॉन पेयर नहीं है, नो लॉन पेयर। क्लियर है? मतलब आपका जो रीजन है वो क्या है? गलत है, क्योंकि He2 मेक इट अनस्टेबल। कौन? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, बट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते ही नहीं है, इसीलिए रीजन है वो आपका रॉन्ग है, बट एसर्शन है वो आपका करेक्ट है। मतलब सी आंसर आएगा आपका, ध्यान रखो। ओके, ये ध्यान रखो। 58 बात करें, एसर्शन आपको गिवन है बॉन्ड ऑर्डर इज F2 इज 1। क्लियर? तो हमको पता है F2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1 होता है। ओके, हमको कैसे पता चला? तो कि बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो NB माइनस Na/2 होता है। ओके, NB में कितने होते हैं? 10 होते हैं। Na में कितने होंगे? 8 होंगे, डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो टोटल आएगा 1। समझ रहे हो? क्योंकि आप लोग इसको कहाँ से चेक करते हो? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ओके, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ऐसे लिखते जाओगे और उसका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, वहाँ से आप लोग इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि F2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 है। ओके, और दूसरा क्या बोला है कि ABMO इलेक्ट्रॉन आर 2 यूनिट लेस देन द BMO। देखो, ये NB आपके पास कितना था? टोटल 10 है, और Na कितना है? 8 है। तो ये आपका हो गया ABMO, और जो NB है वो आपका हो गया BMO, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो कि 2 यूनिट लेस है। क्लियर है? तो मतलब एसर्शन और रीजन दोनों राइट है। ओके, तो आपका आंसर होगा ए। समझ रहे हो? ओके, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर देखो 1 है तो कि रीजन राइट है, और उसका रीजन, सॉरी, एसर्शन राइट है। रीजन क्या बोला है? ABMO इलेक्ट्रॉन आर 2 यूनिट लेस देन द BMO। ओके, दिख रहा है, जो कि कम ही है। ओके, ध्यान रखना। चलो 59 की बात करें, विच मोलिक्यूल डज नॉट कंटेन अनपेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब किसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा बोला है। क्लियर है? तो O2 माइनस, जब आप लोग BMO और ABMO में इलेक्ट्रॉन पुट करके चेक करोगे तो उसमें पता चलेगा कि N2 प्लस में अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, O2 में भी अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो पाई स्टार वाली में 1 होगा और दूसरी पाई स्टार वाली में 1 होगा। ओके, B2 में भी अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? एकमात्र ऑप्शन सी है जिसमें
अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। समझ रहे हो, ध्यान रखना। ओके, 60 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। ओके, मतलब इसमें से कौन सा है जो कि नॉन पोलर होगा। क्लियर है, तो देखो सबसे पहले PCl3 है, PCl5 है, NH3 है, SO2 है। ओके, और नॉन पोलर के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, जो कि PCl5 है ना, तो एक Cl ऊपर, एक Cl नीचे, एक Cl, Cl और Cl, ऐसे टोटल 5 Cl है। क्लियर है, और सबकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्लोरीन की तरफ है, मतलब वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ है, और बाहर की तरफ होगी तो मतलब वो पोलर नहीं होगा, नॉन पोलर होगा। समझ रहे हो। बाकी PCl3, NH3 और SO2 है जो कि पोलर है। ओके, और उसमें ये होने, देखो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 0 मतलब नॉन पोलर। ओके, तो PCl5 ये आपका आंसर बनेगा, PCl5। समझ रहे हो, ध्यान रखना। 61 में बात करें, एज पर एमओ थियरी लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ N2 फिल्ड इन विच मोलिकुलर ऑर्बिटल। ओके, तो किसमें भरा जाएगा। ओके, तो N2 है। ओके, N2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो हम लोगों को पता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ओके, 14 के लिए हम लोग पहले लेते हैं पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद आता है सिग्मा 2pz। समझ रहे हो। चलो, तो 14 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 2, 14 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट सिग्मा वाली एमओ में भरा गया है, सिग्मा एमओ, जिसको हम लोग सिग्मा बीएमओ भी बोल सकते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग नहीं है ये। ओके, तो लास्ट में किस में भरा जाता है, सिग्मा एमओ में भरा जाता है, क्योंकि सिग्मा 2pz है। तो आपका आंसर आएगा ए, सिग्मा एमओ। पाई एमओ नहीं आएगा, 2p नहीं आएगा, sp नहीं आएगा। समझ रहे हो, ए आपका आंसर होगा। 62 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर। क्लियर है, तो देखो सबको पता है कि जो OF2 है जो कि बेंट स्ट्रक्चर शो करेगा, H2S है वो भी बेंट स्ट्रक्चर ही शो करता है, जिसको हम लोग V शेप भी बोलते हैं। ओके, और NH3 है जो कि क्या होता है, ट्रायगोनल प्लेनर होता है, ट्रायगोनल प्लेनर। ओके, तो बस एकमात्र ऑप्शन XCF2 है जिसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर होगा। इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं उसको, F और F। समझ रहे हो, ये ध्यान में रखना। तो लीनियर बोला है तो कौन सा आएगा, XCF2। क्लियर। चलो 63 में बात करें, विच मोलिकुलर ऑर्बिटल इज फॉर्म बाय पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग किस में होगा। क्लियर है, देखो ये प्लस और प्लस सामने सामने जुड़ रहे हैं, मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। ओके, तो ये तो ऊपर नीचे तो आएगा नहीं, यहाँ पे डंबल्स मतलब पाई वो शो कर रहे हैं, ये भी नहीं आएंगे, ये अलग अलग भी नहीं आएंगे। एकमात्र ऑप्शन सी आपका आएगा जो कि एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, जो कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। समझ रहे हो। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, फिर बोला है 64, विच वन हैज लीस्ट एनर्जी इन मोलिकुलर ऑर्बिटल। ओके, लीस्ट किसकी होगी, तो देखो आपको यहाँ पर एक अलग अलग ऑप्शंस गिवन है। एक तो है सिग्मा 2pz। क्लियर है, एक आपको गिवन है कौन सा, सिग्मा 1s। ओके, एक आपको गिवन है सिग्मा स्टार 2s और एक आपको गिवन है पाई 2px। तो देखो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो सिग्मा 1s में भरा जाता है। ओके, और धीरे 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 एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, तो नीचे जाओगे तो एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो मतलब लिस्ट किसकी है, सिग्मा 1s की लिस्ट है। ओके, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलो समझ रहे हो, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो आपका आंसर आएगा बी, सिग्मा 1s, जो कि लीस्ट एनर्जी इन गिवन मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा। चलो समझ रहे हो। ओके, ध्यान रखना। तो आपका आंसर आएगा बी। 65 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक एंड हैविंग 0.5 बॉन्ड ऑर्डर। ओके, देखो पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। क्लियर है, तो हम लोगों ने
हम लोग अगर चेक करें तो F2 में बॉन्ड ऑर्डर अभी हमने चेक किया था 1 होता है, ओके। N2 में कितना होता है, 3 होता है। O2 माइनस 2 में कितना होगा, तो 2 के आसपास समथिंग होगा, ओके। हमको क्या बोला है, 0.5। H2 प्लस में कितना होता है, 0.5 के आसपास होगा, क्लियर है। तो देखो H2 प्लस भी बोला है, और H2 जो कि 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, उसको पैरामैग्नेटिक भी बोलते हैं, ओके। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, डी आएगा, H2 प्लस। चलो समझ रहे हो, ओके। थोड़ा जगह के लिए मैं रफ कर लेता हूँ यहाँ पर। चलो ठीक, चलो थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब हम लोग लेते हैं 66, द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ आईपी इन, देखो बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर बीई, फिर आएगा बीई प्लस, और बोला है बीई 2 प्लस, ओके। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ आईपी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल का दिखाना, क्लियर है। तो देखो सबसे पहले जो इसकी आयनाइजेशन मिलेगी वो IP1 मिलेगी, क्योंकि फ्री एटम है ना, तो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मिलेगी। बीई प्लस का मतलब होता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन पहले से निकल चुका है, अब निकलेगा वो दूसरा निकलेगा, मतलब उसकी IP2 आएगी, और BE2 प्लस की IP3 आएगी। और वी ऑल नो IP3 जो है उसकी जो एनर्जी वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू IP2 एंड IP1, ओके। तो IP3 वाला सबसे ज़्यादा होगा, मतलब जो आपका ऑप्शन जो बनेगा ना वो किस तरीके का होगा, पहले आएगा BE2 प्लस, देन आएगा BE प्लस, और फिर आएगा BE। अच्छा, ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिखेगा, C, BE2 प्लस, BE प्लस एंड BE, समझ रहे हो, ओके। चलो इसके बाद हम लोग देखें 67, द एटॉमिक रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज गिवन, विच वन हैज इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ इट्स आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस के लिए किसका कौन सी मतलब जो वैल्यू है वो कम होगी, इनकरेक्ट होगी, क्लियर है। देखो Mg का है 1.6 एंगस्ट्रॉम, और क्योंकि फ्री एटम है तो इसकी आयोनिक रेडियस है 1.6 एंगस्ट्रॉम। Mg2 प्लस तो कि लेस होना चाहिए, तो ऑलवेज लेस है, ओके, क्योंकि Mg में से क्या बन रहा है, Mg2 प्लस। ये आपका फर्स्ट जो एटम है वो है, उसमें से आयन बन रहा है, तो आयन की ऑलवेज कम होगी एज कम्पेयर टू आपके एटम से, क्लियर है। तो Mg में देखो कितना है, 1.6 एंगस्ट्रॉम, ओके। इसमें से Mg2 प्लस का कितना है, 0.65 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये आपका करेक्ट है। हमको तो क्या पूछा है, इनकरेक्ट, गलत फाइंड करना है, क्लियर है। ऐसा ही 4 प्लस की बात करें तो देखो 0.41 है, और यहाँ पर कितना है 1.17, मतलब ये भी क्या है, करेक्ट वैल्यू है। फॉस्फोरस की बात करें 1.1 है, और P-3 देखो ये बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि फ्री एटम है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन माइनस है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ये भी करेक्ट है। आपको पूछा था इनकरेक्ट, देखो S का है 1.02 एंगस्ट्रॉम, और S-2 का, अरे S-2 तो डिक्रीज हो गया, नहीं होना चाहिए ऐसा, मतलब ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जो इनकरेक्ट आपका ये है डी ऑप्शन, समझ रहे हो, क्योंकि S से S-2 की जो आयोनिक रेडियस है वो ज़्यादा होती है, तो मतलब जो वैल्यू है यहाँ पर 1.02 से इसकी वैल्यू 1.2 से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे कितना है 1.0 है, तो मतलब ये आपका इनकरेक्ट है, और आपको बोला भी था वही फाइंड करने को, इनकरेक्ट। चलो क्लियर है, ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं 68 नंबर का। 68 में क्या बोला है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर आपको बताना है, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, मतलब ये हो गया आपका क्लोरीन। सेकंड अगर हम लोग चेक करें तो सेकंड में होगा 1s2 2s2 2p3, मतलब आपका नाइट्रोजन है, ओके। थर्ड अगर हम लोग बात करें तो थर्ड में है 1s2 2s2 2p5, नहीं सॉरी 1s2 2s2 2p3, ओके। 3 में है 1s2 2s2 2p5, मतलब आपका फ्लोरीन है। और 4 की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s1, मतलब आपका सोडियम है, क्लियर है। और हम लोगों ने एक्सेप्शन केस पढ़ा है, क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
और अगर हम लोग बात करें किसकी, सोडियम और नाइट्रोजन में, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। अब फ्लोरीन नाइट्रोजन में किसकी, फ्लोरीन और सोडियम में किसकी ज़्यादा होगी, तो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी। तो ऐसा आपको ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है कि जिसमें फर्स्ट ज़्यादा हो, फिर थर्ड ज़्यादा हो, फिर सोडियम के लिए कौन सा है, फोर्थ वाला ज़्यादा होगा, और नाइट्रोजन के लिए सेकेंड वाला ज़्यादा होगा। ओके, तो ये आपको ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, चेक कर लो। तो देखो अगर हम लोग पीछे से जाए तो देखो यहाँ पे फर्स्ट का ज़्यादा है, लेकिन बाद में सेकंड आ गया, हमको थर्ड चाहिए, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। यहाँ पर फर्स्ट का कम दिया गया, ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है। एकमात्र ऑप्शन ए जो कि राइट होगा, फर्स्ट की ज़्यादा है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड सेकेंड। समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए ये आपका ऑर्डर है, याद रखना। ओके, साइड में आपका सॉल्यूशन रेडी है। चलो 69 की बात करें, सिलेक्ट इक्वेशन हैविंग एक्सोथर्मिक स्टेप। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होगी। ओके, तो ऐसा कौन सा स्टेप है जिसमें आपको एनर्जी रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो देखो एक्सोथर्मिक का क्या मतलब था, देखो जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज होगी। ओके, तो S-2 में से S-2, तो ये एक्सोथर्मिक नहीं होगा। ओके, नाइट्रोजन गैस में से नाइट्रोजन, मतलब ऐसा तो कोई होता ही नहीं है रिएक्शन। Al2 प्लस में Al3 प्लस, आयनाइजेशन एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। ओके, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, इसमें देनी पड़ेगी, यहाँ पर भी देना पड़ेगा। एकमात्र ऑप्शन बी है Na प्लस Cl माइनस, इट गिव्स NaCl, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तब एनर्जी रिलीज होगी, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपका बी करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हो? तो ध्यान रखना। ओके, चलो इसके बाद 17 वाला चेक करते हैं। फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द एलिमेंट गिवन बिलो, पिक अप द वन विथ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। ओके, चलो थोड़ा मैं रफ कर लेता हूँ। ओके, सेकेंड आयनाइजेशन किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो देखो सबसे पहले आपको गिवन है, पहला ऑप्शन में क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, मतलब ये आपका मैग्नीशियम है। बी ऑप्शन अगर हम लोग चेक करें तो आएगा 1s2, 2s2, ओके, 2p6, 3s1 है, जो कि आपका आएगा सोडियम। सी ऑप्शन की बात करें 1s2, 2s2, 2p6, जो कि है 1s2, 2p6, मतलब नियोन है। ओके, और डी ऑप्शन की बात करें 1s2, 2s2, 2p5, जो कि फ्लोरीन है। अगर हम लोग फर्स्ट आयनाइजेशन की बात करें तो आएगा Mg। ओके, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब 3s1 बचेगा। सोडियम की बात करें Na प्लस, तो बचेगा फिर 2p6। फर्स्ट एनर्जी की बात करें, अगर नियोन की बात करें तो आएगा 2p5, और अगर फ्लोरीन की बात करें तो आएगा 2p4। अब सेकेंड की बात करें, क्योंकि हमको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है, क्योंकि हमको क्या पूछा है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, ऐसा पूछा है। देखो 2p6, क्योंकि यह फुल्ली फिल्डेड है। ओके, तो फुल्ली फिल्डेड होने के कारण जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कैसी होगी, हायर होगी एज कम्पेयर टू 3s1, 2p5 एंड 2p4। क्लियर? तो आपका आंसर आएगा बी। तो ये आपका आंसर है 1s2, 2s2, 2p6, 3s4। ओके, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो कि आपको मैंने दिखा दिया था 3s1, 2p6, 2p5, 2p4। सेकंड में क्या होगा, 3s1 में से इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2p6 क्योंकि फुल्ली फिल्डेड है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। चलो क्लियर? तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो 71 वाला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है ऐसा बोला गया है। ओके, देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, ग्रेटर इज द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। करेक्ट है। ओके, क्योंकि आपको इनकरेक्ट पूछा, ध्यान रखना आप, करेक्ट, क्योंकि ये तो करेक्ट है। ओके, ग्रेटर इज न्यूक्लियर चार्ज मतलब Z इफेक्टिव है जो कि ज़्यादा होगा,
तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, ये ध्यान रखना। सेकंड मुझे नाइट्रोजन है ऑलमोस्ट जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है, ऑलमोस्ट जीरो है, जो कि ये भी करेक्ट है। ओके, और लास्ट वाला देखते हैं, डी ऑप्शन। क्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो हमको पता है ना। क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की कैसी होती है, ज़्यादा ही होती है वैसे ही ग्रुप में तो। बट सी ऑप्शन देखो क्या बोला है, जो कि इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन इन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज नहीं होती, क्योंकि एक्सेप्शन है। ओके, क्लोरीन और फ्लोरीन वाला, क्लोरीन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ओके, तो इसका एक्चुअली में जो ऑर्डर होता है ना, वो इस तरीके से होता है। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या होगा, Cl फिर F, ओके, फिर होता है Br एंड देन आयोडीन। समझ रहे हो? लेकिन उसमें तो क्या पूछा है, डिक्रीज होगा फ्लोरीन टू आयोडीन। ओके, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। समझ रहे हो, ध्यान रखना। अच्छा, उसके जैसा एक और, द इलेक्ट्रॉन, ओके, इसमें सी आंसर है 71 में, याद रखना। 72 की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी अरेंज। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो देखो अगर क्लोरीन नाइट्रोजन में तो कुछ होता नहीं है सर, क्लोरीन कार्बन यहाँ पर है, क्लोरीन ऑक्सीजन है, तो हाँ ये राइट है। ओके, यहाँ तक। लेकिन हमने बोला है नाइट्रोजन की ऑलमोस्ट जीरो होती है, कार्बन की थोड़ी तो होती है। आपका बी आंसर करेक्ट होगा, क्लोरीन फिर ऑक्सीजन। ओके, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नाइट्रोजन है ऑलमोस्ट जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि राइट था। ओके, ओके, आंसर में नहीं है, करेक्ट है। तो देखो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज़्यादा एज कम्पेयर टू कार्बन, और कार्बन की ज़्यादा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो समझ रहे हो? ओके, 73 देखो। ओके, थोड़ी जगह के लिए निकाल देता हूँ ये। चलो 73 में क्या बोला है, Na plus and Al3 plus are isoelectronic, but ionic radius Al3 plus is less than that of Na plus. चलो चेक करते हैं। Na plus की बात करें और Al3 plus की बात करें तो हमको पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। चलो बात खत्म। बट आयनिक रेडियस Al3 plus is less than that Na plus, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना Al3 प्लस और Na प्लस में Al3 प्लस का जो Z इफेक्टिव है ना, वो ज़्यादा है। Al3 प्लस का Z इफेक्टिव क्या है, ज़्यादा है, और Na प्लस का क्या है, कम है। हमको पता है जो Z इफेक्टिव होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक रेडियस। रेडी। तो Z इफेक्टिव किसका ज़्यादा है, Al3 प्लस का, तो Al3 प्लस की आयोनिक रेडियस क्या होगी, कम होगी। तो देखो क्या बोला है कि Al3 प्लस इज लेस देन दैट Na प्लस, मतलब आपका असर्शन क्या है, राइट है। क्लियर है? चलो रीजन देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन Al3 प्लस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Na प्लस। हाँ राइट है, क्योंकि Al3 प्लस में कैसा है, Z इफेक्टिव ज़्यादा है, ग्रेटर है एज कम्पेयर टू Na प्लस, तो उसका रीजन है वो भी राइट है। मतलब आपका जो ऑप्शन बनेगा राइट, करेक्ट आंसर जो कि ए होगा। समझ रहे हो? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ में आ गया? 73 में ये वाला रीजन आप लोग समझ लो कि जिसका Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा उसकी आयोनिक रेडियस क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो कंप्लीट। ओके, इसके बाद चलो हम लोग चेक करते हैं 74 क्वेश्चन है यहाँ पर। 74 में बोला फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ O2 NH3 एंड CO2 8 STP। क्लियर है? चलो हम लोग देखते हैं कि 74 में जो क्वेश्चन था आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना था। ओके, जो कि किस में था, तो कि वो था 100 ml। ओके, O2 था, फिर क्या था, NH3 था और
CO2 था, वो भी 8 STP। तो देखो 8 STP, आप लोग कोई भी गैसेस ले लो, उसके मोलिक्यूल्स या तो फिर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑलवेज सेम होते हैं, ऑलवेज सेम, ध्यान रखना। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या होंगे? ऑलवेज सेम होंगे। क्लियर है? तो मतलब आपका आंसर जो बनेगा वो ए बनेगा, सेम नंबर। समझ रहे हो? ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स? तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो देखो 75 है, कैलकुलेट कर देते हैं। ए ऑप्शन में चेक करो, 7 ग्राम क्या दिया है आपको? N2। अच्छा पहले मोल फाइंड करो, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट 14/2। ओके, तो 1/2 इंटू Na। आपको बोला है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो मतलब एटम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोलिक्यूल्स तो N2 का एक ही होता है। तो आपका आंसर आया Na/2। चलो क्लियर। बी ऑप्शन चेक करते हैं जिसमें है 2 ग्राम ऑफ H2। अच्छा 2 ग्राम ऑफ H2। अच्छा मोल चेक करो पहले, तो वेट 2 और मोलिकुलर वेट भी कितना होगा? 2 ही होगा, और 2/2 लो 1 Na, और मोलिक्यूल्स भी 1 ही है, मतलब आपका आंसर आया Na। सी ऑप्शन चेक करें, सी ऑप्शन में होता है 16 ग्राम NO2। मोल चेक करो, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट 16। ओके, नाइट्रोजन का होगा 14 और ये होगा 32। ओके 4 5 6 और 4 46। ओके, तो ये भी समथिंग 460 16 2 32, मतलब 32 पॉइंट समथिंग होगा। ओके, तो Na अपॉन 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 या 9 समथिंग। ओके, और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स तो एक ही है NO2 का। डी की बात करें तो डी में क्या है? 16 ग्राम O2। ओके, तो 16 अपॉन वेट अपॉन 32 मोलिकुलर वेट। ओके, तो 1/2 Na। तो देखो आपको तो क्या पूछा था? मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, मतलब किस में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ज़्यादा है। तो देखो इसमें तो Na का /2 हो गया, इसका Na अपॉन 2.0.8 हो गया, इसके Na/2 हो गए, तो मतलब किस में ज़्यादा है? Na वाला ज़्यादा है। तो आपका बी इज अ करेक्ट आंसर, 2 ग्राम H2। चलो समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं 76। क्या बोला है? 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ इन क्लोज वेसल, कैलकुलेट मोल ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। आपको वाटर के मोल फाइंड करने हैं। चलो क्लियर। ओके, तो कैसे करोगे? तो देखो सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। 76 वाला कैलकुलेट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। H2 जो कि एक 1/2 O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। ओके, चलो यहाँ पर अगर मैं 2 ग्राम ले लूँ तो इसके लिए मुझे कितना रिक्वायर्ड होगा? 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32। 32 का आधा कितना होगा? 16 ग्राम। मतलब 2 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 16 ग्राम। मेरे पास हाइड्रोजन कितना है? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम से कितना होगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 80 ग्राम चाहिए मुझे। पर मुझे गिवन कितना है? सिर्फ 64 ग्राम। मतलब O2 क्या होगा आपका? Lr होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो जो भी प्रोडक्ट देगा वो कौन देगा? ऑक्सीजन देगा। चलो तो ऊपर मैं कैलकुलेट करता हूँ, ओके, उसको निकाल के कि आपको जो भी प्रोडक्ट देने वाला है वो कौन देगा? ऑक्सीजन देगा। ओके, चलो चेक कर लेते हैं। तो वापस से रिएक्शन बना देते हैं। ओके, H2 प्लस 1/2 O2 इट गिव्स H2O। ओके, चलो ऑक्सीजन आपको प्रोडक्ट देगा, तो ये 16 ग्राम से कितना बन रहा है? 18 ग्राम। तो आपके पास एक्चुअली में हो कितना? 64 ग्राम से कितना बनेगा? तो कैलकुलेट कर लो, 64 मल्टीप्लाई बाई 18 अपॉन 64, 4 से डिवाइड करो। ओके, और 18 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होगा? ओके, मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 72 ग्राम। क्लियर है? ये आपको क्या मिल गया? मास मिल गया। आपको तो क्या फाइंड करना था? मोल फाइंड करना था। मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट कितना आ गया आपका? तो कि 72। H2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 80। ओके, तो आ गया 4। तो
18 72 मल्टीप्लाई बाई 18 करोगे तो आपका आंसर आएगा 4, मतलब 4 मोल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो आपका 4 मोल आ जाएगा। समझ रहे हो? जो भी एल आर था वो आपको प्रोडक्ट देगा, बस वही ध्यान में रखना है। ओके, चलो इसके बाद हम लोग लेते हैं 77। क्लियर? इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आई होप आपने साथ साथ लिख लिया होगा पॉज करके। ओके, चलो 77 नंबर का, हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रोवाइडेड 20 मोल्स ऑफ एमोनिया। अच्छा, रिएक्शन लिखो, N2 प्लस ट्वाइस H2 दैट गिव्स ट्वाइस NH3 होता है। अच्छा, ये 1 एटम ऑफ N2 3 मोलिक्यूल्स ऑफ H2 गिव्स 2 मोलिक्यूल्स ऑफ NH3। बट मेरे को कितना चाहिए? 20 मोल्स ऑफ एमोनिया। तो 2 से मल्टीप्लाई करो 10 से, तो 20 मोल ऑफ एमोनिया चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे कितना चाहिए? 30 H2 चाहिए और 10 क्या चाहिए? N2। तो बस आपको वही पूछा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, कितना होगा? 30। 2 के लिए 20 लिखे तो 3 के लिए कितना लिखोगे? 30 और 1 के लिए 10। अगर नाइट्रोजन का पूछा होता तो 10। ओके, मोलिक्यूल्स या मोल्स। हाइड्रोजन के लिए पूछा है तो 30, एमोनिया के लिए पूछा तो 20। बस सिर्फ आपको क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है, बात खत्म। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, 30 ओके मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? चलो इसके बाद ये 77 हो गया। इसके बाद लिखते हैं 78 वाला। ओके, थोड़ी जगह बना देता हूँ फटाफट। चलो 78 में क्या बोला है कि 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है जो कि 18 ग्राम ऑफ वाटर के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। ओके, 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ओके, मास परसेंटेज के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास 2 प्लस 18 और मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, 2/20 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 0 कट हो गया, 2 2 कट हो गया, जो भी आपका आंसर आएगा 10% में आएगा। क्लियर है? तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? सिंपल था, क्योंकि आपको मास परसेंटेज फाइंड करना था। परसेंटेज ऑफ W/W होता है। ओके, परसेंटेज ऑफ W/W का मतलब क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आप सिर्फ 18 नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो H2O का मास है। आपको मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों लिखने होते हैं। ओके, और 100 से मल्टीप्लाई करो, उड़ा दिया, सिर्फ कितना आया? 10%। तो ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ रहे हो? चलो ओके, 76 में 4 मोल था, मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पे टिक कर लेना। चलो 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेंजिंग विद टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के साथ कौन चेंज होगा? तो देखो, मोलारिटी में मास आता है, तो ये तो चेंज नहीं होगा। मास परसेंटेज में भी मास आता है, वेट आता है, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा। मोल फ्रैक्शन में भी मास आता है, ये भी नहीं होगा। कौन सा टेम्परेचर के साथ होगा? तो मोलारिटी, क्योंकि इसमें क्या आता है? वॉल्यूम। चलो क्लियर है? ओके, तो आपका एकमात्र ऑप्शन डी बचेगा, मोलारिटी। ओके, अब 80 की बात करें, द मास रेशियो ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसियस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर 1:4। देखो, एक मास का रेशियो गिवन है, ओके, जिसमें वेट गिवन है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। चलो मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ। ओके, चलो ऑक्सीजन O2 और N2 का क्या है? मास रेशियो मुझे लेना है। ओके, जो कि आपको गिवन है 1/4। और आपको क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मोलिक्यूल्स। ओके, तो मोलिक्यूल्स के लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? मोलिक्यूल्स के लिए तो कि मोल फाइंड करने पड़ेंगे। क्लियर है? चलो सबसे पहले O2 के मोल फाइंड करो, तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट 32 होगा, मोल मिल गए। N2 के फाइंड करो, मास अपॉन मोलिकुलर मास 28 होगा, क्योंकि एक का 14 होता है, 2 का 28 होगा। अच्छा, अब मोल इनटू Na जितने क्या होते हैं? मोलिक्यूल्स होते हैं, और Na के जितने क्या होते हैं? मोलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, रेशियो ले लो O2 और N2 का वापस। ओके, तो O2 के मोलिक्यूल्स कितने आए? Na/32 और N2 का कितना आया? क्लियर? तो 4Na/28। क्लियर है? चलो ये Na कैंसिल हो जाएगा, ये 32 नीचे आएगा और 4 7 से 28 होगा, और ये 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर,
मतलब ये 7 ऊपर और 32 नीचे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 7 जेम 32 या 7:32। क्लियर है? तो डी इज योर करेक्ट आंसर, 7 जेम 32। समझ रहे हो? क्योंकि ये आपके मोल थे और उसमें कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं, NH इतने होते हैं, और O2 का तो एक ही मोलिक्यूल से मतलब मल्टीप्लाई बाय 1, N2 का भी 1 ही होता है। लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये Na तो वैसे उड़ने वाला था, ये ऊपर और ये नीचे। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया 7 जेम्स 32। क्लियर है? तो डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलो 81 की बात करें तो फॉर Zn2 प्लस आयन फाइंड द वैल्यू ऑफ N, L, M और S। क्लियर? चलो Zn2 प्लस की बात करें तो 2 प्लस में क्या होता है, एक तो आर्गन, 4s 0 होता है और 3d क्या होता है, 10 होता है। चलो क्लियर है? अच्छा, तुमको 4s के लिए चेक नहीं करना, 3d के लिए चेक करना है। ओके, तो 3d के लिए चेक करोगे तो क्या होगा, तो देखो 3d जिसमें n इज इक्वल टू 3 होता है। ओके, d के लिए l इज इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। ओके, और m इज इक्वल टू कितना होगा, तो कि -2 to +2 के बीच में कोई भी आप लिख सकते हो, और s का वैल्यू प्लस और -1/2। अच्छा, ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, चेक करो। पहले में देखो क्या आया, 3, 2 और -3, लेकिन d के लिए -3 तो होता ही नहीं है, अभी गलत है। 3, 1 तो किसके लिए होता है, p के लिए होता है, मतलब ये भी नहीं है। अच्छा, 3, 2 और +2 तो आता ही है, और 1/2, मतलब ये c आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि n इज इक्वल टू 3 होता है, d ऑर्बिटल के लिए l इज इक्वल टू 2 होता है, और m के लिए m इज इक्वल टू +2 होता है। ये देखो 3 और 1 आ गया, मतलब ये भी नहीं आएगा। एकमात्र ऑप्शन आपका c होगा। क्लियर है? ध्यान रखना। चलो वापस से थोड़ी जगह बना लेते हैं, क्योंकि इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल है। ओके, देखो 82 में क्या बोला है, फाइंड द वेव नंबर ऑफ वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ 1000 एंगस्ट्रॉम। ओके, वेव नंबर फाइंड करना। वेव नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला 1/λ। 1/1000 एंगस्ट्रॉम था तो 10⁻⁻10 मीटर लिख सकते हैं, और ऊपर जाएगा तो 0.001 इंटू 10⁻, ओके, कितना होगा, -10। ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा। ओके, +10 मीटर। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। देखो ये 0.05 तो आएगा ही नहीं, ये 5 भी नहीं आएगा। 0.10⁻³ सेंटीमीटर, ओके, तो 3 में सेंटीमीटर नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन आपका डी वाला आएगा, 0.001 इंटू 10⁻10 मीटर। समझ रहे हो? ओके, चलो 83 की बात करें। 83 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज हैव नॉट सीन एब्सॉर्प्शन और इमिशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बाल्मर सीरीज। ओके, देखो तो एब्सॉर्प्शन भी नहीं दिख रहा है, एमिशन भी नहीं दिख रहा है। हम लोग ये समझ से आए कि n इज इक्वल टू 3 है, ऊपर n इज इक्वल टू 4 होगा और n इज इक्वल टू 2 होगा। रेडी? अभी इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू सिर्फ 3 में ही है, अगर 4 में जाएगा तो एब्सॉर्प्शन शो करेगा। ओके, और अगर नीचे आएगा तो क्या शो करेगा, इमिशन शो करेगा। ओके, इमिशन शो करेगा। बट अभी इलेक्ट्रॉन तो देखो 3 में ही है, मतलब 3s में से 3dxy, 3dxy में से 3y, 3px में से 3dz। तो कौन से केस में, मतलब कौन सा ऐसा केस है जिसमें नॉट सीन एब्सॉर्प्शन और इमिशन, तो ऑल ऑफ दिस। आपका करेक्ट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि किसी में भी नहीं आ रहा है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। अच्छा, 84 की बात करें, Li2+ है जिसमें R2⁵R5 कितना होगा। ओके, चलो ये भी जरा फटाफट देख लेते हैं कैलकुलेट करके। ओके, इसको मैं निकाल देता हूँ। चलो हम लोग बात कर रहे हैं 84 की। ओके, एक तो है Li2+ में R2⁵R5। ओके, अब देखो R2 हमको क्या शो करता था, ऑर्बिट शो करता है n इज इक्वल टू 5, क्या शो करता है n इज इक्वल टू 5। हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला है, रेडियस इज इक्वल टू 0.53 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। ओके, तो चलो हम लोग पहले मैं पुट करता हूँ R2 के लिए, तो क्या होगा 0.53
एन स्क्वायर आर टू का स्क्वायर कितना होगा 4। और हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, देख रहे हैं लिथियम। तो लिथियम जेड इज इक्वल टू कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है कि नहीं होगा। तो नीचे क्या आएगा 3 आएगा, ओके, जो कि एंगस्ट्रॉम में होगा। हमको R5 भी लेना है नीचे, तो 0.53 इंटू, ओके, n इज इक्वल टू कितना है 5 है, तो n का स्क्वायर 25 और नीचे तो 3 आएगा एंगस्ट्रॉम। देखो सब कुछ उड़ जाएगा, 3 से उड़ जाएगा, 53 से उड़ जाएगा। R2 जेम R5 कितना होगा 4 डिवाइडेड बाई 25। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो C होगा 4:25। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 जेम 25। समझ रहे हो, ये आपको ध्यान में रखना है। 84 में C आएगा। ओके, चलो 85 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल पूछा है। ओके, तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो n इज इक्वल टू 4 में l इज इक्वल टू 0 है ना, 4s तो आता ही है, 4s में m 0 भी होता है, तो ये तो करेक्ट है, मतलब ये क्या है पॉसिबल है। ओके, यहाँ पर देखो n इज इक्वल टू 3 है, ओके, तो इसमें 3 होगा तो पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 होता है, और 2 के लिए l इज इक्वल टू 2 भी है, m भी -2 होता ही है, मतलब ये भी क्या है पॉसिबल है। ओके, 5 और 3 जिसमें 0 भी होता है, ये भी आपका क्या होगा पॉसिबल होगा। बट देखो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 मतलब d ऑर्बिटल है, और इसके लिए -3 कभी नहीं होता, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो बी आंसर होगा, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हो, ये आपको ध्यान में रखना है बी। 86 की बात करें, कैलकुलेट प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सबको पता है कि जितने एटॉमिक नंबर होगा इतना प्रोटॉन होगा, ओके, तो 71 वाला ऑप्शन ले लो पहले, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो आप लोग भूल से भी गलत नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको ऑप्शन भी देखना होता है ना, कि सबसे पहले मुझे क्या बोला है प्रोटॉन, प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है 71। तो जिसमें पहले 71 नहीं आता उस पर चौकड़ी मार दो, उसको कैंसिल आउट करो, तो देखो आपके पास 50% हो गया ना, 2 ऑप्शन। अब आपको पता है कि न्यूट्रॉन, तो 175 में से 71 माइनस करो तो 104 बचता है, तो सेकेंड ऑप्शन में 104 होना चाहिए, जिसमें नहीं है, तो यहाँ पर है। तो देखो लास्ट वाला आपको कैलकुलेट करने की जरूरी नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप ऑप्शन देख के ही आप लोग बता सकते हो। ओके, तो ये आपको प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी कि आप लोग ऑप्शन देख के कैसे बताएं कि यस यही आंसर होगा। क्लियर है, 86 में ए आएगा। ओके, चलो 87 की बात करें, फाइंड द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो देखो आपके पास कितने हैं, O माइनस है, F माइनस है, Na प्लस, Mg प्लस है। Mg प्लस में मतलब 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब ये तो नहीं होगा। क्लियर, यहाँ पर 10 है लेकिन यहाँ पे 17 18 है, ये भी नहीं आएगा। O माइनस, F माइनस, Na प्लस, ओके, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, ये भी नहीं आएगा। देखो O2 माइनस में कितने होते हैं, O2 माइनस 2 में 9 होते हैं, F माइनस में सॉरी O2 माइनस 2 में 10 होते हैं, इसमें भी 10 है, Na प्लस में 10, Mg प्लस। एकमात्र ऑप्शन डी होगा, ओके, जिसमें 10 10 10 इलेक्ट्रॉन है, चेक कर लो फटाफट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, मैं इसको निकाल के आपको बता रहा हूँ कि 2s ऑर्बिटल जो है, जो ऑप्शन है 4, उसमें से किसका बहुत ही लोएस्ट एनर्जी होगा। ओके, तो देखो आपका जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो कौन सा आएगा, तो वो है आपका डी। अब आप लोग बोलेंगे सर कैसे, तो देखो आप लोग लिथियम, हाइड्रोजन और सोडियम में देखोगे तो पोटेशियम है उसका क्या है, तो कि मोर जेड इफेक्टिव है। मोर क्या है, जेड इफेक्टिव है, मतलब जेड इफेक्टिव ज़्यादा है। अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो पोटेशियम मतलब इट्स फिल मैक्सिमम अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस समझ लो, न्यूक्लियस के टुवर्ड्स क्या होगा, उसका जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसकी जो 2s की जो ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो क्या होगी, लेस होगी, तो कि लेस एनर्जी होगी।
ये ध्यान रखना, एज कंपेयर टू जो कि आपको ऑप्शन गिवन है लिथियम, हाइड्रोजन एंड सोडियम। क्योंकि जो न्यूक्लियस के जेड इफेक्टिव जिसका ज़्यादा होगा, मतलब न्यूक्लियस का जो 2s का जो इलेक्ट्रॉन है या 2s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा बाउंडेड होगी, मतलब उसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। तो आपका आंसर जो बनेगा वो डी होगा, ध्यान रखना। ओके, चलो 89 की बात करें। 89 में क्या बोला है, क्वांटम नंबर n is equal to 4 and m is equal to -2, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सबशेल। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 89 की, चलो मैं पूरा ये रबी कर लेता हूँ। ओके, आपको तो देखना है कि किसमें उसकी सबशेल कितनी होने वाली है। ओके, चलो हम लोग देखते हैं लास्ट 89 वाला। ओके, 88 में आपका डी आंसर आएगा। 89 में चेक करें तो n इज इक्वल टू कितना है, 4 है, और m इज इक्वल टू कितना है, -2 है। अगर n इज इक्वल टू 4 लेंगे तो l के पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2 और 3 मिलेंगे, क्योंकि 1, 2, 3 और 4 हमको पता है। -2 किस में आता है, 0 में नहीं आता, 1 में, मतलब s में नहीं आता, p में नहीं आता। 2 यानी कि जो d ऑर्बिटल होती है उसमें -2 आता है, और एक जो f होती है उसमें भी, क्योंकि -3 to +3 होता है तो -2 ऑलवेज होता है। तो एक d की बात करें तो डी एक्स वाई या डी वाई जेड कोई भी ले सकते हो, एक ये होगी, और f में एक ऑर्बिटल होती है। ओके, ऐसे टोटल कितनी होंगी, 2 होंगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा C, 2 वाला होगा। समझ रहे हो? ओके, और लास्ट हम लोग देखते हैं 19 वाला। इफ द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इज λ1 इन लाइमन सीरीज, देन फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। आपको क्या फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना है इन He प्लस एटम। ओके, तो देखो अगर आप लोग स्मॉलेस्ट वेवलेंथ देखते हो, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ तो किसका होता है लाइमन में, तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, तो होगा Na इज इक्वल टू 1, मतलब Na तो 1 होगा, लेकिन NF कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। समझ रहे हो? तो अगर हम लोग पुट करें तो 1/λ1 इसको लिख सकते हैं, और R हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, 1/1² माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। वी ऑल नो 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू ऑलवेज 0। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/λ1 लिख सकते हैं। चलो क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं बाल्मर के लिए, क्योंकि आपको He प्लस एटम इन बाल्मर सीरीज भी चेक करना है। ओके, वापस से फॉर्मूला पुट करो, λ2 इज इक्वल टू R। ओके, He प्लस एटम है, इसके लिए आपको हाइड्रोजन हीलियम, ओके, Z की जगह 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। 1/Na, आपको देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना है, तो मैंने बोला था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको स्मॉल ट्रांजिशन चेक करना है। ओके, और स्मॉल ट्रांजिशन कौन सा होगा, तो बाल्मर सीरीज के लिए स्टार्ट होता है Na इज इक्वल टू 2 NF इज इक्वल टू 3, मतलब 3 में से 2 में इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9। चलो क्लियर है? ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा चेक करें तो 1/λ2 किसके इक्वल होगा, तो देखो 9 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे तो R और 4 तो है ही, यहाँ पे बचेगा एक तो 5 और नीचे बचेगा 36। ओके, 4 से यहाँ पे कट करोगे तो 9 बचेगा। क्लियर है? तो 1/λ2 की आंसर क्या आ गया, 5R/9। अच्छा, आपको तो क्या फाइंड करना था, λ2 फाइंड करना था, तो λ2 इज इक्वल टू क्या होगा, 9/5R होगा। और वी ऑल नो R की वैल्यू क्या है, 1/λ, तो 1/R की वैल्यू क्या होगी, λ1। अगर हम लोग यहाँ पे 1/R लिखे तो क्या लिखना पड़ेगा, λ1। तो यहाँ पे पुट कर दो, λ2 इज इक्वल टू, ओके, तो 9λ1/5 होगा। क्लियर है? तो आपका एकमात्र ऑप्शन बनेगा A, 9λ1/5। समझ रहे हो? बस ये हो गए आप लोगों के टोटल 90 क्वेश्चन, ओके, नीट के। क्लियर? केमिस्ट्री में 46 से लेके 19 तक। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण।